चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज है, सचिवालय में कार्यक्रम हो रहा है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस आज और इसी खास कार्यक्रम को लेकर सचिवालय में भी आयोजन किया गया है कार्यक्रम का। CS निरंजन आर्य वहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गवर्नर भी वर्चुअली वहां पर जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के खास मौके को लेकर, और साथ ही सचिवालय की तस्वीरें। सुधार की भावना का विकास करे। 9 सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। 10 व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 11 जो माता पिता या संरक्षक हो वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु की यथा स्त्री अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल को शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय राज्यपाल। तो 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है आज, और इसी मौके पर सचिवालय में कार्यक्रम की तस्वीरें। CS निरंजन आर्य भी वहां पर मौजूद हैं, तमाम बड़े अधिकारी भी वहां पर साथ ही साथ जुड़े हुए हैं, और खुद गवर्नर को भी आपने सुना जो वर्चुअली इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए। अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों से संवाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद हो रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अलग अलग जगहों से जो बाल पुरस्कार विजेता हैं बच्चे, उनसे मुखातिब हो रहे हैं प्रधानमंत्री। कुमारी वनीश कीशम, उम्र 15 वर्ष, श्रेणी कला एवं संस्कृति। इंटरनेशनल लेवल अकम कला संघ अमसुंग आर्ट अफिना अमसुंग नेशनल लेवल सक्षम 2018 दा फर्स्ट थाजरखे अमसुंग बाल श्री अवार्ड 2 थाजरखे अमसुंग निफाना सनबा पेंडिंग कमिटी फर्स्ट थाजरखे। मास्टर व्योम आहूजा, उम्र 10 वर्ष, श्रेणी कला एवं संस्कृति। तो लॉकडाउन के टाइम पे मैंने गीता के पूरा 2 बार पढ़ा है, और शिव तांडव स्तोत्रम को मैंने उसमें 18 पैराग्राफ्स होते हैं, जिनमें से मैंने 14 तक कर लिया। हिम्मत, साहस और बहादुरी का परिचय देने वाले पराक्रमी बच्चों को वीरता की श्रेणी में पुरस्कृत किया जाता है। ज्योति कुमारी, उम्र 16 वर्ष, श्रेणी वीरता। मैंने लॉकडाउन के दौरान हरियाणा के सिकंदरपुर से बिहार के दरभंगा तक का 1200 किलोमीटर का सफर तय किया। मास्टर कामेश्वर जगन्नाथ वाघमारे, उम्र 14 वर्ष, श्रेणी वीरता। मैंने मनार नदी में 2 लड़कों को डूबने से बचाया। वे वहां तैराकी के लिए गए थे, लेकिन पानी की गहराई का अनुमान नहीं लगा सके। कुंवर दिव्यांश सिंह, उम्र 15 वर्ष, श्रेणी वीरता। मुझे ये अवार्ड ब्रेवरी के लिए मिला है। मैंने अपनी बहन को एक गुस्सैल सांड के अटैक से बचाया था। बच्चों के कल्पनाशील मस्तिष्क और उर्वर विचारों से उपजी नवीन परिकल्पनाएं नवाचार बनकर प्रस्तुत होती हैं। ऐसे नए वैज्ञानिक नवाचार की श्रेणी में सम्मानित किए जाते हैं। मास्टर अर्चित राहुल पाटिल, उम्र 14 वर्ष, श्रेणी नवाचार। मेरे किए गए खोज यानी पोस्टमार्टम कप में एक साधारण उपकरण का उपयोग करके प्रसव के बाद खून की हानि का सटीक और वास्तविक समय मापा जा सकता है। मास्टर आयुष रंजन, उम्र 15 वर्ष, श्रेणी। तो बाल पुरस्कार विजेता जो बच्चे हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी संवाद कर रहे हैं। अब बहरहाल आगे बढ़ते हैं और न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करते हैं। सेवानिवृत्त साहब की अपील। सेवानिवृत्त IPS अधिकारी ने गामा साहब से की अपील। ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। सेवानिवृत्त साहब की अपील है। सेवानिवृत्त IPS अधिकारी ने गामा साहब से अपील की। व्यापार में कुछ सहयोग करने की अपील की गई है। रिटायर्ड साहब का गंगानगर में बड़ा व्यापार, ऐसे में गंगानगर के प्रोडक्ट को जयपुर में बिकवाने के लिए अपील की गई है। इलाके के अच्छे व्यापारियों की सूची देने के रिटायर्ड अधिकारी ने कही बात, और रिटायर्ड अधिकारी का निवेदन सुन गामा साहब ने भी आश्वासन दिया है। जरूर की जाएगी आपकी सहायता, ऐसा कहा जा रहा है।
जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ शुरू हो चुकी है। जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ ब्राह्मण, वैश्य और अल्पसंख्यक चेहरों पर विचार हो रहा है। जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ है। ब्राह्मण, वैश्य और अल्पसंख्यक चेहरों पर विचार किया जा रहा है। ब्राह्मण में अवध शर्मा का नाम चर्चा में है। वैश्य में सीताराम अग्रवाल दौड़ में आगे हैं, लेकिन अब अल्पसंख्यक चेहरे की भी मांग उठी है तेजी से। मोहम्मद इकबाल उभरे प्रमुख दावेदार के रूप में। महेश जोशी के नजदीकी हैं मोहम्मद इकबाल, और कहा यह भी जा रहा है कि महेश जोशी के करीबी है, नजदीकी है, इसलिए भी उनका नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। आरसीए के उपाध्यक्ष रह चुके हैं इकबाल। बीडी कल्ला की टीम में पीसीसी में कर चुके हैं बेहतरीन काम भी। भीड़ जुटाने में महारत हासिल इस नेता को, कहा जा रहा है कि भीड़ जुटाने में भी महारत हासिल है इकबाल साहब को। मंत्री जी का डबल रोल, जी हां, कभी राजनीति तो कभी खेल के मैदान में मार रहे बाजी। जी हां, मंत्री जी का ये डबल रोल आपको भी दिखना चाहिए, कभी राजनीति तो कभी खेल के मैदान में बाजी मार रहे हैं। चर्चा युवा खेल मंत्री अशोक चांदना की। एक तरफ नैनवा पालिका चुनाव में प्रतिष्ठा लगे दांव पर, वहीं दूसरी तरफ पोलो में भी दिखा रहे दमखम। जी हां, पोलो में भी पूरा दमखम दिखाते हुए वो सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर चर्चाएं भी हो रही हैं। एक दिन नैनवा में चुनाव प्रचार करके आते मंत्री जी, और दूसरे ही दिन जयपुर में पोलो मैदान पर उतर जाते हैं। कल अपनी टीम को पोलो में चैंपियन भी बनाया मंत्री ने। क्या नैनवा चुनाव में भी रहेगा ऐसा ही प्रदर्शन? कहा यह जा रहा है कि टीम को विजेता बना दिया मंत्री साहब ने खेल में, लेकिन क्या राजनीति में भी यही सब होगा, इसकी उम्मीद की जा रही है। भाई साहब की रट ने बना दिया सचिव। जी हां, भाई साहब की रट ने सचिव बना दिया। मनोज दासोत बने जयपुर क्लब के सचिव। भाई साहब की रट जिसकी वजह से सचिव बना दिया गया। मनोज दासोत जयपुर जय क्लब के सचिव बने हैं। सभी पदाधिकारियों में सबसे ज्यादा वोट लेकर रिकॉर्ड जीत दर्ज की है, और इस जीत के पीछे माना जा रहा दासोत का अनोखा अंदाज। दरअसल दासोत के व्यवहार में ने बनाया सभी को कायल। कहा यह भी जा रहा है कि उनका व्यवहार जिसकी वजह से हर कोई उनका कायल है। सामने व्यक्ति देखते ही हाथ जोड़ लेते हैं मनोज दासोत, ये उनकी खासियत भी है। भाई साहब कहते कहते हर समस्या दूर कर देते हैं। जयपुर बैडमिंटन संघ के सचिव भी हैं मनोज दासोत, और डीजी राजीव दासोत के रिश्तेदार हैं मनोज दासोत, और अपने व्यवहार के से आज राजधानी के सबसे प्रमुख क्लब के सचिव बने हैं। अपने व्यवहार की वजह से ही कहा जा रहा है कि मनोज दासोत आज राजधानी के सबसे प्रमुख क्लब के सचिव बने। अब जय क्लब में फिर से बनेगा खेलों का माहौल। जयपुर मेयर के बाद अब डीसीसी अध्यक्ष की जंग शुरू हो गई है। जयपुर मेयर के बाद ही अब डीसीसी अध्यक्ष की जंग। कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेताओं ने खोला मोर्चा। जल्दी ही बुलाएंगे एक अहम बैठक। ये कहा जा रहा है कि जयपुर मेयर के बाद अब डीसीसी अध्यक्ष की जंग शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है, और जल्द ही बुलाएंगे एक अहम बैठक भी। जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रखेंगे मजबूत दावा। जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद पर मजबूत दावा रखेंगे, बैठक भी बुलाई जाएगी। मेयर पद के लिए भी चलाई गई थी मुहिम, लेकिन तब मुस्लिम नेताओं को नहीं मिली थी सफलता, उतनी तवज्जो नहीं दी गई, जिसके बाद से मुस्लिम नेताओं ने भी नाराजगी जाहिर की थी। अब शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए भी छेड़ी जाएगी मुहिम। शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए एक मुहिम छेड़ी जाएगी। सईद गुडेज शाह, इकरामुद्दीन, सलीम कागजी सरीखे रह चुके हैं डीसीसी अध्यक्ष। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मंत्री जी को नहीं मिल रहा पीआरओ। जी हां, मंत्री जी को पीआरओ नहीं मिल रहा है। दरअसल मंत्री जी को लाइमलाइट में रहने का शौक है। पार्टी हो या सरकार, मंत्री जी आगे से आकर रखते हैं पक्ष। मंत्री जी को कहा जा रहा है कि लाइमलाइट में रहने का शौक है। पीआरओ उनको नहीं मिल रहा, पार्टी हो या फिर सरकार, मंत्री जी आगे से आकर रखते हैं पक्ष। लेकिन दिक्कत यह है कि मंत्री जी के पास नहीं फिलहाल कोई पीआरओ। जिस विभाग में है उसमें स्वीकृत नहीं है पीआरओ का पद, और कई दफा जिले से तो कई बार डीपीआर से बुलवाना पड़ता है पीआरओ। डीपीआर में पीआरओ लगाने को लेकर कह चुके हैं मंत्री जी, लेकिन पद नहीं होने के चलते दिक्कतें सामने आ रही हैं। हालांकि पार्टी की गतिविधियों को तो एक पार्षद के मार्फत करवा लेते हैं मैनेज, और इन्हीं पार्षद के जरिए करवा देते हैं मीडिया को भी मैसेज। लेकिन विभाग के प्रचार प्रसार में पिछड़ रहे मंत्री जी, जिसको लेकर उनकी दुविधा ये है कि उनको कोई पीआरओ नहीं मिल रहा है, और कहा यह जा रहा है कि उनकी समस्या का समाधान हो, ऐसी उनकी कोशिश है। लगातार लाइमलाइट में रहने का शौक भी है। पार्टी हो या फिर सरकार, हमेशा वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं। अब पीआरओ की दरकार उनको है। आखिर क्या है फायर ब्रांड लीडर की एनर्जी का राज? जी हां, आखिर क्या है फायर ब्रांड लीडर की एनर्जी का राज? सुबह 9 बजे से मिलने लग जाते आमजन से, और साथ ही
जन सुनवाई में इनके यही उमड़ती सबसे ज्यादा भीड़। कहा यह जा रहा है कि सुबह 9 बजे से ही लोगों की भीड़ लग जाती है और जन सुनवाई में सबसे ज्यादा भीड़ यहां पर ही उमड़ती है। अब विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, पूरे शहर की समस्याएं देने के लिए लोग पहुंचते हैं अपनी समस्याओं को लेकर और खुद के विभागों के साथ दूसरों की भी सुनते पीड़ा। कहा यह जा रहा है कि खुद अपने विभाग नहीं बल्कि दूसरी समस्याओं को भी सुनते हैं, सुनकर टालते भी नहीं है बल्कि तुरंत अफसरों को फोन कर देते हैं और हर किसी का फोन खुद उठा लेते हैं मंत्री जी। आज सुबह से लेकर देर रात तक खुद ही फोन उठाते हैं मंत्री और दिन भर राज्य के विपक्ष के साथ पीएम मोदी तक को क्रिटिसाइज करते हैं। और तुर्रा ये कि वो खुलेआम कहते मुझे मंत्री होने का गुमान नहीं है। आखिर किसकी लगी नजर? पहला उत्सव हुआ जोरदार लेकिन अब नहीं मिल रहा मौका। आखिर किसकी नजर लगी है ये हम क्यों कह रहे, पूरी खबर आप समझिए। पहला उत्सव जोरदार हुआ, शानदार हुआ, लेकिन अब मौका नहीं मिल पा रहा है। राजभवन में गणतंत्र दिवस पर भी नहीं होगा एथोन और गणमान्य लोगों को गणतंत्र स्वतंत्रता दिवस पर अल्पाहार कराते राज्यपाल। पिछले वर्ष गणतंत्र दिवस पर समारोह हुआ था यादगार। पिछले कुछ वर्षों में पहली बार जुटी थी इतनी भारी भीड़, लेकिन कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से स्वतंत्रता दिवस पर भी समारोह नहीं हो पाया और अब गणतंत्र दिवस पर भी आयोजन नहीं होगा। अब राजभवन और ब्यूरोक्रेसी के गलियारों में चर्चा चल रही है। महामहिम को पसंद है इस तरह के समारोह का। ये भी जा रहा है कि महामहिम को इस तरह के समारोह जो 15 अगस्त को लेकर 26 जनवरी को लेकर होते थे वो पसंद है, लेकिन कोविड की वजह से इस बार न 15 अगस्त को हो पाया न 26 जनवरी को हो पा रहा है। वो स्वयं भी रोज दर्जनों लोगों को फोन कर जानते हैं उनका हालचाल। याद आ रही है बहन जी। जी हाँ, एक विधायक को इन दिनों याद आ रही है बहन जी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो खबर समझिए। बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए ये विधायक जी और इनको बहन जी की याद आ रही है। विधायक अपने क्षेत्र में बहन जी की रीतियों नीतियों की प्रशंसा करते हैं, उनकी बातें करते हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि नेताजी का हो चुका मोह भंग। का ये भी जा रहा है कि क्या कांग्रेस से मोह भंग हो गया है विधायक साहब का, क्योंकि लगातार नेताजी बहन जी की तारीफें करते रहते हैं। न मंत्री बन पाए और न ही सत्ता में भागीदारी मिल पाई है, न तो कोई मंत्री पद उनको दिया गया, न सत्ता में भागीदारी उनको मिली है, इसीलिए कहा जा रहा है कि मोह भंग हो गया है। ऐसे में बहन जी को याद कर बहला रहे हैं दिल, ताकि भविष्य में वापसी करने में नहीं हो कोई परेशानी। का ये भी जा रहा है कि बार बार बहन जी का जिक्र इसलिए भी वो कर देते हैं कि अगर भविष्य में कभी ऐसी तस्वीर बनी कि वापस बसपा का हिस्सा बनना पड़ गया तो फिर कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कतें सामने ना आए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि विधायक साहब को अपने इलाके में भी लगातार बहन जी की याद आ ही जाती है। विरोधी नहीं थे नेताजी और नेहरू। जी हाँ, नेताजी की 125वीं जयंती पर फैलाई गई कई तरह की अफवाहें। विरोधी नहीं थे नेताजी और नेहरू। नेताजी की 125वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई और इस दरमियान कई अफवाहें भी फैलाई गई। नेताजी और नेहरू को लेकर कई किस्म की अफवाहें आपने सुनी होंगी सोशल मीडिया पर भी, लेकिन नेहरू और नेताजी की दुश्मनी की बात केवल दुष्प्रचार है, सिर्फ अफवाह है। सक्रिय राजनीति में नेताजी और नेहरू में थे अच्छे संबंध। कहा यह जा रहा है कि सक्रिय राजनीति में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और नेहरू में अच्छे रिश्ते थे, अच्छे संबंध थे। नेताजी को अध्यक्ष पद से हटाने का विरोध कांग्रेस में किया था अकेले नेहरू साहब ने ही। ये भी कहा जा रहा है कि नेताजी को अध्यक्ष पद से हटाने का विरोध कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ अकेले नेहरू ने ही किया था। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद नेहरू ने दिया था नेताजी को बड़ा जिम्मा। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद नेहरू ने नेताजी को बड़ा जिम्मा दिया था। अभी सिर्फ और सिर्फ भ्रांतियां फैलाई जा रही है, अफवाहें फैलाई जा रही है। नेताजी ने प्लानिंग कमीशन की पूरी योजना बनाकर दी थी नेहरू को, और लेकिन अब सोशल मीडिया पर दोनों के संबंधों को लेकर कई भ्रम फैलाया जा रहा है जो कि गलत है। और इसीलिए ये खबर निकलकर सामने आई है कि नेताजी और नेहरू के रिश्ते अच्छे थे। सक्रिय राजनीति में भी दोनों एक दूसरे की सुनते थे और उसी आधार पर आगे बढ़ते थे, लेकिन जो अफवाहें चल रही है सोशल मीडिया पर यह गलत है। बच्चों से संवाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद हो रहा है। कम उम्र में भी आपके ये काम हैरान कर देने वाले। कोई खेल के क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहा है, कोई तो अभी से ही रिसर्च और इनोवेशन कर रहा है। आप में से ही कल देश के खिलाड़ी, देश के वैज्ञानिक, देश के नेता, देश के बड़े बड़े सीईओ भारत का गौरव बढ़ाने की एक परंपरा दिखाई देगी। अभी जो वीडियो फिल्म चल रही थी
उसमें आप सबकी उपलब्धियों पर विस्तार से बात की गई। आप में से कई बच्चों के बारे में तो मुझे बीच बीच में पता चलता रहता है, सुन चुका हूं। अब जैसे देखिए, मुंबई की बेटी हमारी काम्या कार्तिकेयन, आपको याद होगा मैंने मन की बात में भी एक बार उसके विषय में जिक्र किया था। काम्या को पर्वतारोहण के क्षेत्र में देश का नाम ऊंचा करने के लिए यह पुरस्कार मिला है। आइए आज हम काम्या से ही बात करते हैं, उनसे ही शुरू करते हैं। उनसे पूछना जरूर चाहता हूं, काम्या अभी हाल फिलहाल में, मैं नहीं मानता हूं आप चैन से बैठती होगी, कुछ न कुछ करती होगी, तो किस नए पर्वत पर आपकी विजय प्राप्त करके की है? क्या किया इन दिनों कुछ, या फिर कोरोना की वजह से कुछ कठिनाइयां आ गई, क्या हुआ? सर, कोरोना ने पूरे देश को ही थोड़ी कठिनाइयां दी है, पर एज यू सेड हम ऐसे बैठे नहीं रह सकते। हमें कोरोना के बाद भी स्ट्रॉन्ग बाहर आना है। तो मैंने अपनी ट्रेनिंग और पूरी रूटीन कोरोना के दौरान भी जारी रखी है। और अभी हम इस समय गुलमार्ग में हैं, जो जम्मू कश्मीर में है, और मेरे अगली क्लाइंब के लिए ट्रेन कर रहे हैं, जो नॉर्थ अमेरिका में माउंट देनाली है। और हम जून इस साल में माउंट देनाली चढ़ने के लिए अभी ट्रेन कर रहे हैं सर। तो अभी आप बारामूला में हैं? जी सर, थैंकफुली ऑफिस ने हमें बहुत हेल्प किया है, एंड उन्होंने भी पिछले 3 दिनों से 20 पीएम के संवाद की तस्वीरें आप देख रहे थे। आगे बढ़ते दौसा से बड़ी खबर मिल रही है। कलेक्ट्रेट पर फिर बरपा हंगामा। दौसा से बड़ी खबर, कलेक्ट्रेट पर फिर हंगामा बरपा। महिलाओं और पुलिस के बीच जमकर विवाद हुआ। कालवान मसले ने फिर तूल पकड़ लिया है। महिलाओं पुलिस के बीच विवाद की खबर है। कालवान मसले ने फिर से तूल पकड़ा। कलेक्ट्रेट में जबरन घुसी महिलाएं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कालवान में आपने देखा कि किस तरीके से मामला बिगड़ा था। कल भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे, पहले थाने, मानपुर थाने, उसके बाद फिर कलेक्ट्रेट पर सरपंच के भाई की गिरफ्तारी को लेकर ये पूरा मसला खड़ा हुआ था। उसके बाद से ही अभी भी बड़ी संख्या में गांव वाले यहां पर पहुंचे हुए हैं कलेक्ट्रेट में। हालांकि पुलिस फोर्स की तैनाती यहां पर की गई है, लेकिन महिलाएं देखिए किस तरीके से गुस्से में हैं। ये पूरी खबर आपके सामने है। कलेक्ट्रेट पर एक बार फिर से हंगामा हुआ। तो किसानों की ट्रैक्टर रैली कल होने वाली है। अलग अलग जगहों पर किसान इकट्ठा हो रहे हैं। जयपुर में भी किसानों की पैदल यात्रा चल रही है और ये सिविल लाइन फाटक पहुंची है। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। किसानों की ट्रैक्टर रैली को शर्तों के साथ मंजूरी तो दे दी गई, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। किसानों ने कहा कि हमको बर्दाश्त नहीं है कि कृषि कानूनों को सरकार लागू करे। जब तक कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक किसान वापस नहीं हटेंगे। और इसीलिए जयपुर में भी किसानों की तैयारी चल रही है। हालांकि यहां से कूच करने की भी तैयारी है, कूच भी कर रहे हैं जयपुर से किसान बड़ी संख्या में दिल्ली के लिए। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ नरेश शर्मा मेरे से जुड़ चुके हैं। नरेश, कहां पर पहुंची है पद यात्रा और क्या कह रहे हैं किसान? क्योंकि सरकार तो लगातार ये कह चुकी है कि जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, वो हम हटाएंगे, वो हम दूर करेंगे। फिर इनका गुस्सा क्यों? बिल्कुल, देखिए, किसानों की एक सीधी सीधी मांग है कि जो 3 किसान बिल है केंद्र सरकार ने जो पारित किया उनको रद्द किया जाए। इनके अलावा उनको कुछ मंजूर नहीं है और इन्हीं बिलों के विरोध में लगातार किसानों का प्रदर्शन है वो जारी है। जयपुर में जो किसान है वो शहीद स्मारक से सिविल लाइन फाटक की तरफ पैदल मार्च करके पहुंचे हैं। आपको पहले दृश्य दिखा दे, सिविल लाइन फाटक का दृश्य, जहाँ बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी है वो तैनात है। यहाँ के आगे किसानों को नहीं जाने दिया जाएगा। और दूसरी तरफ देखिए पैदल मार्च है, ये सिविल लाइन फाटक पहुंच चुका है। बड़ी संख्या में किसान यहाँ पे हैं। महिलाओं की संख्या भी काफी अच्छी तादाद में है। महिला मजदूर है वो यहाँ पे पहुंचे हैं और लगातार यहाँ देख सकते हो कि प्रदर्शन है वो हमने देखा है कि वो है। यहाँ पे लगातार नारेबाजी हुई है। सीटू के तत्वावधान में ये यहाँ पे जो पैदल मार्च चला है किसानों के समर्थन में, ये लोग यहाँ पे आ खड़े हुए हैं। लेकिन अब इस पैदल मार्च को यहीं पे रोका जाएगा। एक तरफ किसान है, एक तरफ मजदूर है
दूसरी तरफ जो पुलिस व्यवस्था है, पुलिस का एक भारी बड़ा कह सकते हैं बंदोबस्त यहाँ पे देख सकते हो, बैरिकेडिंग लगा के सिविल लाइन फाटक का यहाँ पे अब रोक दिया जाएगा। इसके आगे जो है इन किसानों को जाने की इजाजत यहाँ पे नहीं होगी। हालांकि इनको पैदल मार्च की इजाजत मिली थी और शहीद स्मारक से लेके यहाँ तक करीब 1.5 किलोमीटर जो है वो पैदल मार्च यहाँ पे हुआ है, लेकिन अब इसके बाद यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। यहाँ तक इनको इजाजत मिली थी। लगातार हम देख रहे हैं कि जो किसान है वो यहाँ पे पहुंचे हैं, अपनी मांगों को लेकर है वो यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे नारेबाजी है वो लगातार। आपका पैदल मार्च हुआ है, क्या मांग है आपकी? अब आगे किस तरह का आपका कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि इसके आगे आपको नहीं जाने दिया जाएगा? आगे का हमारा कार्यक्रम, हमारा संघर्ष चल रहा है। आज पूरे देश के अंदर, हर राजधानी के अंदर आज मजदूरों के तमाम मजदूर संगठन के तरफ से ये प्रोग्राम हो रहा है। और जो किसान बैठे हुए दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर चारों तरफ से रास्ता आने वाले दिल्ली के बंद कर रखे हैं, उनका संघर्ष जब तक जारी रहेगा और हम समर्थन करते रहेंगे जब तक जो ये तीनों काले कानून, जो खेती और किसान को बर्बाद करने वाला कानून है, इसको वापस नहीं ले लेती सरकार, तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। तमाम देश का मजदूर और किसान एकजुट होकर, एकता बनाकर अपने एकता को और मजबूत करते हुए, चाहे केंद्र की सरकार, चाहे संघर्ष जो है वो इनका लगातार जारी रहेगा जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाती। यानी जो काले कानून जिनको ये संज्ञा दे रहे हैं वो जब तक वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक जो किसानों का जो प्रदर्शन है, किसानों का जो आगे भी जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। तमाम जो आप देख सकते हैं किसान यहाँ पे मौजूद है। केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार है इनकी नारेबाजी हो रही है और इनकी एकमात्र मांग है कि जो बिल है उनको रद्द किया जाए, वो वापस लिया जाए। बिल्कुल नरेश, लेकिन चूंकि सरकार ये पहले ही कह चुकी है कि किसान ये कह रहे हैं कि कानूनों को वापस लिया जाए। सरकार ने ये कहा है कि 1.5 साल तक हम कानूनों को होल्ड करने के लिए तैयार है, लेकिन किसानों का साथ तो मिले, क्योंकि बच्चे भी हैं इस पूरी पैदल यात्रा में भी आपने दिखाया, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं जो घर का काम छोड़कर इतनी कड़ाके की ठंड में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनके बारे में भी किसानों को सोचना होगा, किसान संगठनों के नेताओं को सोचना होगा कि इस तरीके से हर धर्मिता अपनाने से नुकसान उनको भी हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जहां तक हम बात कहें कि चूंकि कल 26 जनवरी है और दिल्ली में भी किसानों ने बड़े प्रदर्शन का कार्यक्रम बनाया है। राजधानी जयपुर की बात करें तो अलग अलग जगह किसानों का कार्यक्रम रखा गया है, प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। और आज कांग्रेस ने भी एक सांकेतिक कार्यक्रम है रखा है, ट्रैक्टर रैली के जो है आगाज का। और इस बीच अगर सीटों की बात करें तो उस संघ ने भी यहाँ पे प्रदर्शन रखा है। जहाँ तक आपने कहा महिलाएं हैं, देखिए बिल्कुल महिलाएं बड़ी संख्या में है, बच्चों को लेकर यहाँ पे आई है। इसका मतलब सीधा सा यह है कि भले ही संघर्ष कितना ही लंबा जाए, संघर्ष कितना भी जाए, लेकिन बड़ी चीज ये है कि वो अपनी उपस्थिति यहाँ पे दर्ज कराना चाहती है कि उनकी उपस्थिति है वो यहाँ पे रहे। चाहे वो भले एक सांकेतिक यहाँ पे प्रदर्शन हो, लेकिन अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जगह से ये जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे आई हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। इनका जो आने का मकसद है वो यही है कि किसानों के समर्थन में खुद को खड़ा करना और ये जताना कि वो भी किसानों के साथ। आपका तमाम जानकारियों के लिए, तस्वीरें साझा करने के लिए। बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान पहुंचे हुए जो लगातार ये कह रहे हैं कि वो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते कोटा से खबर है, कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की जन सुनवाई चल रही है। वहां से लाइव तस्वीरें आ रही है, आपको दिखाते हैं। सिविल लाइन्स निवास पर जन सुनवाई कर रहे हैं यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल। महापौर मंजू मेहरा, जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी, कांग्रेस नेता अमित धारीवाल की मौजूदगी वहां पर है और बड़ी संख्या में लोग पहुंच भी रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर। सभी की समस्याओं को सुनते हुए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा के दौरे पर हैं। आपने देखा पिछले दिनों तमाम विकास कार्यों का जायजा भी उन्होंने लिया, निरीक्षण किया, किस गति के साथ विकास कार्य आगे बढ़ रहा है उसको लेकर अधिकारियों से फीडबैक लेने का काम किया। और आज की ये तस्वीरें हैं जन सुनवाई करते हुए। वहाँ पर कांग्रेस नेता अमित धारीवाल भी हैं, जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी भी हैं और साथ ही साथ महापौर मंजू मेहरा भी हैं, जिनके साथ ही वो जन सुनवाई कर रहे हैं। और चलिए इसी के साथ ही न्यूज़ ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।